9/11 से पहले भी यूएस में 2 अटैक कर चुका था। पहला 1993 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक और दूसरा 1998 का एम्बेसीज अटैक और तीसरा 2001 का 9/11 अटैक। कैसे हुआ, किया कौन, आइए जानते हैं इस डीप डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। You are with us or you are with the terror. 11 सितंबर 2001 को 19 लोग अमेरिका के 4 बड़े प्लेन्स को हाईजैक करने निकल पड़े थे। रिपोर्ट के अनुसार पता चला ये 19 में 19 लोग मुस्लिम थे जो सऊदी अरबिया, इजिप्ट और यूएई से थे। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर ये हाईजैकर्स जब हथियार लिए थे तो एयरपोर्ट वालों ने चेक क्यों नहीं किया। तो जवाब सिंपल है कि पहले के लोग चेक नहीं करते थे। सिंपल सा पासपोर्ट होता था और ये लोग अंदर चले जाते थे। कि बाद में जो अब हो रहा है ये बाद में अपडेट हुआ है। हर प्लेन को हाईजैक करने के लिए 5 लोगों की टीम बनी थी और हर एक टीम का अपना अलग अलग काम था। ये लोग कई दिनों तक फ्लाइट उड़ाने का ट्रेनिंग किए थे। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 जो बस्टन से लॉस एंजलिस जा रहा था और जैसे ही बस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है ठीक 15 मिनट बाद ये जो हाईजैकर्स थे अपना प्लान शुरू कर देते हैं और तुरंत 5 हाईजैकर्स खड़े हो जाते हैं। इस प्लेन में टोटल 92 लोग थे, 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर थे और छोटी हथियार के साथ ये पूरे प्लेन को कंट्रोल में ले लेते हैं और उसके बाद ये हाईजैकर दोनों पायलट को मार देते हैं और उसकी सीट पर ये हाईजैकर्स के आदमी बैठ गए जिसका नाम था मोहम्मद अत्ता और ये मोहम्मद अत्ता की एज 33 साल था और प्लेन को घुमा दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तब अमेरिका की हिस्टोरिक बिल्डिंग थी और उस टाइम पे ये सबसे बड़ी बिल्डिंग थी और ये प्लेन सीधा जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकरा जाता है। ये अटैक था लेकिन मीडिया वालों को इसके बारे में नहीं पता था और मीडिया वालों ने इसे एक्सीडेंट बताकर सबको दिखाने लगे। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जो फ्लोरिडा के स्कूल में बच्चों के साथ बैठे थे और तभी उनके सेक्रेटरी ने आकर इनको ये खबर दी और इनका फर्स्ट रिएक्शन था कि शायद हार्ट अटैक आ गया होगा, ऐसे कोई नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा प्लेन भी 30 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 भी हाईजैक कर लेते हैं और शायद इनका पहले से प्लान था कि अगर मैं दूसरा प्लेन लेकर जाऊंगा तो पूरी दुनिया जो है लाइव देखेगी दूसरे प्लेन को क्रैश होते हुए। और इस दूसरे प्लेन में मारवान अल सहनी पायलट बनता है जिसका एज 23 साल था। लॉस एंजलिस के बजाय न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ देता है। उस वक्त पूरी मीडिया चैनल्स वहां पहुंच चुकी थी। पूरा मीडिया चैनल्स इस पहले वाले एक्सीडेंट को दिखा ही रहे थे। तभी दूसरा प्लेन फुल स्पीड से आता है और दूसरे टावर में टक्कर दे देता है। और जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न जो बचा था कि ये एक्सीडेंट है या क्या है, लेकिन सबको समझ आ गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। और प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के सेक्रेटरी ने दोबारा आकर कहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट अमेरिका इज अंडर अटैक और तभी पूरा अमेरिका फुल अलर्ट पे आ जाता है। सभी प्लेन को परमिशन दे दी जाती है कि जो प्लेन आसमान में है वो सभी लैंड कर दें। थोड़ी देर बाद सबको पता चल गया कि 2 प्लेन और हाईजैक हो चुके हैं और तीसरा प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 जो वाशिंगटन से लॉस एंजलिस जा रहा था और उसी तरह इस प्लेन को भी 5 लोग हाईजैक कर लेते हैं और इसका पायलट हनी हंजार बनता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही वाशिंगटन की तरफ इस प्लेन को मोड़ दिया गया। वाशिंगटन के बाहर ही है पेंटागन और ये पेंटागन अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर है और फ्लाइट 77 फुल स्पीड से पेंटागन में क्रैश कर देते हैं। अब चौथा प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 जो न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जा रहा था। इसमें 4 हाईजैकर्स थे और इसे जय जर्राह चला रहा था। 3 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। तभी
एक पैसेंजर के बीवी का कॉल आता है और उसकी बीवी बताती है कि 3 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, ये भी प्लेन क्रैश होने के चांसेस हैं, ये लोग क्रैश कर देंगे। तभी जैसे ही उस पैसेंजर को पता चला कि प्लेन क्रैश के लिए है, तो सभी पैसेंजर ने सोचा हम तो वैसे ही मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम कुछ एक्शन ले लें। और उन्होंने एक्शन ले लिया, उन्होंने फाइटिंग स्टार्ट कर दी। तभी जय जर्रा फुल स्पीड से उस एरोप्लेन के मुंह नीचे की तरफ कर देता है और वो भी प्लेन क्रैश हो जाता है एक खेत की तरफ। और सिर्फ 1 घंटे बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर कोलैप्स कर जाता है। And this is the collapse. We're showing you this is the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. और कुछ ही देर बाद नॉर्थ टावर भी नीचे गिर जाता है। टोटल मिलाकर इस 9/11 अटैक में 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और सब लोग सोच रहे थे ये किया कौन, तो जॉर्ज बुश ने आकर सभी के सामने बताया कि ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है और वो है अल-कायदा, जिसका लीडर ओसामा बिन लादेन है। A person named Osama bin Laden are linked to many other organizations in different countries. कुछ ही दिन बाद ओसामा अल जजीरा के इंटरव्यू में कहता है, ओसामा कहता है कि मैं नहीं किया हूँ, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर सभी लोग कंफ्यूज थे कि ये किया कौन। 2004 में जब इलेक्शंस हो रहे थे तभी ओसामा का एक वीडियो सामने आता है और वो कहता है कि 9/11 का जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैंने ही किया था। वो अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले लेता है कि मैं ही किया हूँ और वो बोलता है कि मैं ये चीज़ सबक सिखाने के लिए किया था और उसके रीज़न बताएं कि ये इसलिए किया गया था, अपने रीज़न बताए। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने कसम खा ली थी कि अब मैं ओसामा को मार के ही रहूँगा। ओसामा 3 बीवी और बच्चों के साथ एबटाबाद में छुपा था और फिर अमेरिका वालों ने इनाम रख दिया और अमेरिका वालों ने कहा जो छोटी छोटी डिटेल्स बताएगा उसे भी इतना डॉलर्स मिलेंगे, उसे भी कुछ ना कुछ मैं दूंगा, कुछ ना कुछ पैसे दे रहे थे। $25 मिलियन का ऑफ़र रखा कि ये कोई डिटेल्स बताएगा तो ये इतना पैसा मिलेगा। और जब CIA को ये एबटाबाद के डिटेल्स जब CIA तक पहुँची और जब बहुत सारी चीज़ों से CIA को एबटाबाद की लोकेशंस का अंदाज़ा पहुँचता है तो वो लोग जलालाबाद में एक घर ही ले लेते हैं और उस घर में वो लोग रहने लगते हैं और ओसामा के घर को पूरी तरह से स्कैन करने लगते हैं और वो लोग देखते हैं कि इसमें एक 6 फुट का आदमी दिखता है। उनको शक होता है कि शायद इसमें ओसामा ही होगा, उनको ऐसा शक लगता है कि शायद ओसामा ही होगा। और चारों तरफ से जो बाउंड्रीज थी वो भी 14 फीट की 15 फीट की थी और इससे भी शक होता है। और ओसामा के घर में कोई खिड़की नहीं था तो इसकी वजह से CIA को शक होता है कि शायद इसी में ओसामा होगा। वो लोग शकील अफरीदी के साथ एक फेक वैक्सीन कैंप चलाते हैं और जिससे उनको 80 से 90% चांसेस हो जाते हैं कि शायद ओसामा ही इसमें है। 100% कंफर्म नहीं था कि ओसामा ही इसमें है। और फिर 2 मई 2011 को अफ़गानिस्तान के शहर जलालाबाद से 2 हेलीकॉप्टर्स रात के टाइम पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। तो वो लोग इसके लिए हेलीकॉप्टर में हैवी कोटिंग की थी, ब्लैक हैवी कोटिंग की थी। पंखे की आवाज़ उसको भी इस तरह से डिज़ाइन किया था कि कम आवाज़ आए। और वहाँ ओबामा और उसके मिनिस्टर सब कुछ लाइव देख रहे थे। और लाइव कैसे देख रहे थे? लाइव ऐसे देख रहे थे, लैंड करते हैं। फिर 40 मिनट बाद ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर दिया जाता है, ओसामा को मार दिया जाता है। फिर ओसामा के कुछ फाइल्स पड़े थे उसको लेकर और ओसामा की बॉडी को लेकर अफ़गानिस्तान चले आते हैं। और जब लैंड कर रहे थे तो उनका एक प्लेन वहीं पर गिर जाता है और उसकी वजह से 2 हिस्सों में टूट जाता है। लेकिन CIA कमांडो को कुछ नहीं होता। तो जो जब जा रहे होते हैं तो वो अपने आगे वाले बम से उड़ा देते हैं और पीछे वाला तो बचा रहता है। वैसे ही वो लोग समझ जाते हैं कि आप तो जान ही जाएंगे।
पीछे वाला जो हिस्सा बचा था तो उसके बाद वो मीडिया वालों ने दिखाया और उसके बाद उसका डीएनए चेक किया जाता है, ये कंफर्म किया जाता है कि यही ओसामा है या नहीं है। जब डीएनए से कंफर्म होता है कि यही ओसामा है तो उसको समंदर में फेंक दिया जाता है। यहाँ पर भी आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि समंदर में क्यों फेंका गया। तो समंदर में इसलिए फेंका गया कि कहीं इसका अगर वहीं पर अगर कहीं गाड़ दिया जाए तो कहीं इसका मज़ार ना बना दिया जाए। जैसे सद्दाम हुसैन का मज़ार बनाया गया है और आज भी उनके फॉलोअर्स वहाँ पर जाते हैं, उनके चाहने वाले वहाँ पर जाते हैं। ऐसा ना करके इन्होंने समंदर में फेंक दिया। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियोस को बनाने में मुझे कई दिनों तक एफ़र्ट किया हूँ, कई दिनों तक रिसर्च किया हूँ। अगर ये वीडियोस अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते। इसी तरह की वीडियोस अगर आपको और देखना पसंद है तो यहाँ क्लिक कर ये वीडियोस भी देख सकते हैं।